वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, नकाब ये पहना गया, उसी की तरफ हम देखते रहें, चोला ये पहना गया, जो हो चुका है, जो बीत चुका है। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? भाषण अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहे। आपातकाल थोप दिया गया। यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। अब देखिए जरा, बंगाल में चुनाव है, उससे पहले कैसे तपिश बढ़ रही है। पूरी बंगाल और नया बवाल। आज संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा होनी थी। इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का ताल्लुक बंगाल से है। पीएम मोदी पहुंचे संसद में, वो तस्वीरें। मातरम, 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 मातरम। वो तस्वीरें हैं वंदे मातरम पर चर्चा के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। मातरम, मातरम, मातरम। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आज मंदिर में थी। दीदी ने मंदिर में पूजा की, आरती की। तो इन सब का ताल्लुक बंगाल से ही है। तस्वीर देखिए, 2 दिन पहले बंगाल में ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है और अब बाबरी मस्जिद की शिलापट भी बनकर तैयार हो गई, उसकी नेम प्लेट। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद की नेम प्लेट बन गई है जो मस्जिद के दरवाजे पर लगेगी। आप देख रहे हैं हुमायूं कबीर के हाथ में बाबरी मस्जिद लिखी हुई नेम प्लेट, इस्टेब्लिश 2025 यानी कब स्थापित हुई, और नीचे हुमायूं कबीर का नाम भी लिखा हुआ है कि इसमें हुमायूं कबीर का बड़ा रोल है। और हुमायूं कबीर की शुरुआत के बाद देखिए जरा, पैसों की बारिश होने लगी है। तरह बाबरी के नाम पर पैसा आया है, इतना पैसा आया है कि 30 लोग लगाए गए हैं गिनने के लिए। 30 लोग इसे गिन रहे हैं, बाकायदा मशीन मंगाई गई है पैसा गिनने वाले के लिए। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लाखों का चंदा आ रहा है और बताया जा रहा है बहुत सा पैसा कैश, जो हजारों लोग पहुंचे थे नींव रखने के लिए, वो पैसा जो गिना जा रहा है। दूसरे और सोर्सेज ऑनलाइन, उससे भी पैसा आ रहा है। ये सारा पैसा बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने के लिए आ रहा है। बंगाल की गलियों में लगातार वंदे मातरम के लिए प्रभात फेरियां निकलती थी। अंग्रेजों के नाक को दम कर दिया था। किसी सूरत में यहाँ इस तरह की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि गड़े मुर्दे उगाड़ करके आप 1992 की तरह देश को आग के अंदर झोंक दो। ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत, और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।
बंगाल चुनाव से पहले नया घमासान और सियासी तूफान शुरू हो गया है। एक तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद पर बवाल चल रहा है, बाबरी की नींव पड़ गई, हुमायूं को लाखों करोड़ों का चंदा मिल रहा है और ममता दीदी खामोश हैं। तो दूसरी तरफ वंदे मातरम पर कोलकाता से दिल्ली तक संग्राम छिड़ा है। तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए तो वो जीवन भी धन्य है। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन रॉय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? जो बंगाल से ही है। देखिए बंगाल में एक तरफ क्या हो रहा है, बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं का विरोध हो रहा था, दूसरी ओर बाबरी के लिए हुमायूं पर चंदे की बरसात हो रही। हुमायूं ने खुद लाखों मुसलमानों के समर्थन का दावा कर दिया और चंदे की रकम गिनने का वीडियो पोस्ट किया है। हुमायूं ने चंदे की रकम का वीडियो सार्वजनिक हुआ और उसे कैप्शन दिया है कि धर्म प्रेमी लोगों का दान अल्लाह कबूल करे। हुमायूं कबीर का दावा यह कि अब तक 11 बक्से चंदा जमा हो चुका है और बक्सों में इतना पैसा आया है कि 30 लोग भी गिनने में कम पड़ गए और हुमायूं को नोट गिनने वाली कई मशीनें लगानी पड़ गई। पैसे गिनने का पूरा काम सीसीटीवी की निगरानी में चल रहा है। उसने बैंक अकाउंट में क्यूआर कोड के जरिए भी लोगों से चंदा ले रहा है कि ऑनलाइन जो बंगाल से दूर है, मुर्शिदाबाद से दूर है, वो क्यूआर कोड से स्कैन करके पैसा भेज दें। हुमायूं के अकाउंट में चंदे के जरिए 90 लाख रुपए से ज्यादा आ गए, यानी बाबरी मस्जिद के लिए अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए चंदा मिला है। हुमायूं और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि यह बाबरी की याद में बन रही मस्जिद है और मुर्शिदाबाद की मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक होगी। मैं कोई सियासी नहीं, धार्मिक काम कर रहा, इसलिए दिल खोल कर दान दे रहे हैं। और अभी तो 2 दिन में मिले चंदे की गिनती भी पूरी नहीं हो पाई है। 2 बार के विधायक हुमायूं कबीर ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा समेत मुस्लिम इलाकों में हुमायूं की अच्छी पैठ है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक हुमायूं के पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास 2 करोड़ की जमीन है, करीब 4 लाख रुपए का सोना भी है। बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं के नाम एक टाटा सफारी कार भी है। लेकिन अब हुमायूं पर पैसों की बारिश हो रही है। सुनिए जरा हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं और उनके समर्थक क्या कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए अब तक चंदे में 12 बॉक्स भर गए हैं। 6 बॉक्सों की गिनती हुई है जिनमें 37 लाख रुपए मिले हैं। 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोटों का चंदा मिला है और लाखों रुपए का चंदा ऑनलाइन मिला है और चंदा मिलने का सिलसिला जारी है। आज के बेला 12टा अवधि संविधान में गैर कानूनी है तो बाबर का नाम से हम बना रहे तो दिक्कत किस बात की? ये सब अपने अपने घर से लेके आ रही है ईट ए मस्जिद के लिए। एक बात बोलना चाहूंगे कि ये जो लाखों लोग देख रहे हैं ना आज, ये दारू पिला के बुलाए हुए लोग नहीं, मटन खिला के बुलाए हुए लोग नहीं, इसका नाम है इस्लाम। इस्लाम के लिए ये लोग आ रहे हैं। नींव के आधार पे हम लोग सब आए हैं, बहुत खुशी से आए हुए हैं। हम अकेला नहीं आए हुए, यहाँ पर कम से कम 2 लाख आदमी आ चुका है ऑलरेडी, वो आगे भी है, यहाँ तो थोड़ी आदमी खड़ा है। हम लोग बहुत खुश है क्योंकि हमारा जो ऐतिह्य भाई जो बाबरी मस्जिद है वो फिर से बन रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। मेरा जो हुमायूं कबीर है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए जरा, बंगाल में चुनाव है इसलिए तनाव भी आपको नजर आएगा। आपने देखा एक तस्वीर कि कल गीता पाठ हुआ बंगाल में। गीता पाठ में खुद बाबा बागेश्वर पहुंचे और 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया है। और अब देखिए, अब हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं वो 1 लाख मुसलमानों को लेकर आएंगे। गीता पाठ के बाद वो कह रहे हैं अब कुरान का पाठ होगा, अब कुरान पढ़ी जाएगी। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो बाबरी की नींव से पहले कुरान पढ़वाने के लिए 1 लाख लोग बंगाल में लेकर आएंगे और वो सब इसकी बुनियाद रखने से पहले कुरान पढ़ेंगे।
तो गीता पाठ के सामने कुरान पाठ शुरू करवा दिया हुमायूं कबीर ने। कोलकाता में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गीता पाठ किया। बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के अगले दिन यह कार्यक्रम हुआ था। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता भी गीता पाठ में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर से लेकर बाबा रामदेव तक कई संत इस पाठ में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर ने कहा, हम आध्यात्मिक विरासत को जगाना चाहते हैं। भारत में हमें सनातनी चाहिए, किसी तरह की तनातनी नहीं। हम बहुत जल्दी कथा करने फिर बंगाल आएंगे और अगली बार बंगाल में धर्म विरोधियों की ठटरी बांध देंगे। हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव के बाद ऐलान किया है कि फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ कुरान ख्वानी कराएंगे। मतलब 1 लाख लोग सामूहिक रूप से कुरान पढ़ेंगे। मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों से हजारों लोग आएंगे। बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों से भी मुस्लिम आएंगे और इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। पाठ के बाद भंडारा होगा। भक्तों को मांस चावल खिलाएंगे। क्या कुरान पाठ और भंडारा से मुस्लिमों को एकजुट कर रहे हैं हुमायूं? सवाल यह है, क्या हुमायूं बंगाल के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं? हुमायूं ने ओवैसी के साथ गठबंधन का भी दावा किया है और बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। पिछली बार मुस्लिम बहुल 131 में से 115 सीट ममता बनर्जी ने जीती। क्या इन्हीं सीटों पर हुमायूं ममता की घेराबंदी में जुटे हैं और इसके लिए वो मुसलमानों की हर तरह से लामबंदी कर रहे हैं? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर और बाबा बागेश्वर। जे उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है, मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हफेज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे। गीता ग्रंथ महान है और भारत गीता से है और गीता जी भारत से है। भारत में गीता समाई है और गीता जी में भारत समाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। निर्णय करना होगा आप लोगों को, गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी। तो अब पहले बाबरी की बात थी, अब गीता और कुरान की बात हो रही है। इस पर सियासी घमासान हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी पार्टी है। वो भावनाएं भड़काकर खिलवाड़ करती है, चुनाव जीतने के लिए भी यही करती है और अब लोगों को बांटने के लिए भ्रम फैला रही है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अयोध्या में बाबरी के नाम की मस्जिद ढहा दी गई। हमें किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल से ऐतराज नहीं है, लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद बनेगी तो फिर ढहेगी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कुछ लोग वंदे मातरम का भी सम्मान नहीं करते हैं और इसकी बजाय बाबरी मस्जिद को मानते हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखना ममता का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ममता ने कहा गीता पाठ तो बीजेपी का कराया आयोजन था, भला ऐसे आयोजन में मैं कैसे शामिल हो सकती हूं? जो नेताजी और गांधी जी का सम्मान नहीं करते, मैं ऐसे बंगाल विरोधी लोगों के साथ नहीं खड़ी हो सकती हूं। रामभद्राचार्य कह रहे हैं ममता राष्ट्र विरोधियों के साथ है, जयचंद मोहम्मद गौरी की बहन जैसी हैं। भारत में रहकर पाकिस्तान और अधर्मियों के गुणगान नहीं चलेगा। 300 करोड़ क्या 3000 करोड़ रुपए में भी बाबर की मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद बनानी है तो अब्दुल रहीम खान या एपीजे अब्दुल कलाम की बने। कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के सांसद कह रहे हैं भारत में हर धर्म और जाति के लोगों को समान अधिकार है। बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म को मानते हैं उनके लिए सकारात्मक पहल है, फिर इस पर कोई विवाद और हंगामा क्यों? इमरान मसूद कह रहे हैं बाबरी मस्जिद की बात वो कर रहा है जो कभी खुद बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का झंडा उठाकर चल रहा था। हैदराबाद में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने की ऐसी कोशिश का हम विरोध करेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। अरे तमाशा बंद कर दो देश के अंदर, ये नफरत मत बो। और मैं ममता जी से भी कहता हूँ कि दम तो दिखाओ कुछ।
ये सांप्रदायिकता की आग के अंदर केवल एक को गाली मत दो, जो सांप्रदायिक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, दोनों को साथ सख्ती के साथ एक्शन करो। किसी सूरत में यहाँ इस तरह की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप 1992 की तरह देश को आग के अंदर झोंक दो। हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत, और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एकदम सही है, कहे नहीं सही, उनके लिए बनना चाहिए। क्या बंगाल में बनना चाहिए? बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ के मानने वाले लोग हैं, सारे मुस्लिम धर्म के लोग मना रहे हैं, तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? देश प्रभु राम की विचारधारा पर चलेगा, संविधान पर चलेगा, ना कि आतताई विदेशी हमलावर लुटेरे कातिल बाबर की विचारधारा पर चलेगा। ममता बनर्जी बंगाल को दहकते शोलों पर फेंकने की घटिया घिनौनी साजिश रच रही, बाबर के महामंडित करने वाला, बाबर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी। संविधान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इजाजत दी है, मगर उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाना चाहिए, इसलिए कि बाबरी मस्जिद का मामला अयोध्या में समाप्त हो चुका। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में फिर अब नया एक विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। तो क्या बंगाल में जानबूझकर इस मसले को हवा दी जा रही है? चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, हुमायूं कबीर इसी कोशिश में है। दूसरी तरफ देखिए, बंगाल में चुनाव है और आज बड़ा दिन यह था कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था और आज उसको 150 साल हो गए। इस मामले में आज देश की संसद में चर्चा हुई। अगली तस्वीर दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की। जब पीएम मोदी संसद पहुंचे तो उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ। और दिलचस्प यह था कि प्रधानमंत्री के बोलने के बाद आज राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से नहीं बोलने खड़े हुए, आज प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से बोलने खड़ी हुई। कर्महीन इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी और उसमें हमारे यहां भी। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था, आज भी प्रेरणा दे रहा है। आजादी के वक्त गांधी जी को भी पसंद था, उन्हें राष्ट्रगान लगता था ये, फिर भी वंदे मातरम के साथ विश्वासघात और अपमान क्यों किया गया? कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा बापू की भावनाओं पर भारी पड़ी? जिन्ना ने 1936 में वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया था, तब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नेहरू जी को अपना सिंहासन डोलता दिख रहा था। मुस्लिम लीग को जवाब देने के बजाय वंदे मातरम की पड़ताल शुरू कर दी नेहरू जी ने। नेहरू जी ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। नेहरू जी के ने वंदे मातरम को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। नेहरू जी ने कहा था वंदे मातरम मुसलमानों को भड़का सकता है। कांग्रेस सालों तक इस नारे की धार को खत्म करने में जुटी रही। वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह आई तो देश को इमरजेंसी में उलझा दिया, संविधान का गला घोट दिया गया और आजादी को कुचलने की कोशिश हुई। अब इस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, वंदे मातरम सालों से देश की आत्मा का हिस्सा है, लेकिन आज इस पर बहस की जरूरत क्या थी? क्या इसलिए मोदी जी की बंगाल का चुनाव आ रहा है? मोदी जी भाषण अच्छा देते हैं, बस तथ्यों में कमजोर हो जाते हैं। प्रियंका ने कहा 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया। यह कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, आरएसएस या हिंदू महासभा में नहीं। सबको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य वंदे मातरम के सामने झुका था। फिर आजादी की लड़ाई लड़ने वालों पर आरोप लगाने के लिए बहस है। जितने साल से मोदी जी पीएम हैं, उतने साल नेहरू जी जेल में रहे थे। बीजेपी नेहरू के अपमान की एक बार में लिस्ट बना ले और फिर बहस कर लेंगे। नेहरू ने इसरो की स्थापना ना की होती तो मंगलयान मिशन नहीं होता। आईआईटी, डीआरडीओ, एम्स की स्थापना नेहरू जी ने ही की थी। ये सब प्रियंका ने कहा। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या हुआ संसद में।
वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और इतना ही नहीं, संसद में बारी बारी दूसरी पार्टियों के सांसदों ने भी बोलना शुरू किया और सबने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, राजनाथ सिंह और गौरव गोगोई। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद। और आइए देखिए जरा किसने क्या कहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। वंदे मातरम सुनकर जिनमें ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, या कम्युनिस्ट, या मुस्लिम लीग समर्थक हैं। गौरव गोगोई कह रहे हैं, मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत में राष्ट्र को समझा ही नहीं। आज भारत मजबूत है तो बंगाल, असम, तमिलनाडु की देशभक्ति भी है। न सीमा सुरक्षित है, न करेंसी, न सांस और न दिल्ली। वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनानी है तो जनता को सुरक्षा दें। रक्षा मंत्री ने कहा, वंदे मातरम केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, इसका इस्तेमाल पूरब से पश्चिम तक होता था। वंदे मातरम अपने आप में पूरा है, लेकिन इसे अधूरा बनाने की कोशिश की गई है। जिन्ना के चश्मे से देखने पर यह सांप्रदायिक लगता है। अरविंद सावंत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने कहा, कुछ संगठनों ने 50 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, अब इन लोगों का नया प्रेम जागा है। रंजीता रंजन ने कहा, क्या भाषण से प्रदूषण और इंडिगो जैसे मुद्दों का हल होगा? क्या संसद में हम प्राचीन इतिहास पढ़ने आए हैं? सुनिए संसद में कैसे सांसद गरजे। आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्रविवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है।
अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत को खंडित करने का निर्णय लिया था। और अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ हुए राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन रॉय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश संबंधी जरा जाने ना। और एक कतई भी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का भाव नहीं रखना चाहिए, और एक डिवीजन वाली जो पॉलिटिक्स जो हमेशा सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं, इसका अंत होना चाहिए कहीं ना कहीं। थैंक यू। अब देखिए, बात हो रही है वंदे मातरम की। वंदे मातरम की रचना की बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनका घर बंगाल में है और घर बदहाल स्थिति में। घर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये उनका घर है। घर का हालत आप देखिए, जर्जर स्थिति में घर है। घर की कई सालों से मरम्मत तक नहीं हुई है। घर के बाहर और परिसर में जानवर घूमते हैं। अब देखिए जरा, संसद में वंदे मातरम पर खूब चर्चा और घमासान छिड़ा है, लेकिन वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का घर खंडर है। ये पहले की तस्वीर में आपको पीछे जो आप डिजाइन में देख रहे हैं। सालों से इस घर की ना मरम्मत हुई है, न रखरखाव हुआ है। जिस घर को विरासत होना चाहिए वो जर्जर और गंदगी से भरा है। कोलकाता के इस घर को बंकिम चंद्र ने 1887 में खरीदा था। 1894 में इसी घर में बंकिम दा ने आखिरी सांस भी ली। बंकिम दा के पोते ने ममता सरकार पर बदहाली के आरोप लगाए। कहा ममता सरकार ने हमें और बंकिम दा की विरासत को भुला दिया है। लेफ्ट की सरकार ने इस मकान का अधिग्रहण कर लिया था और इसे आम लोगों के लिए लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया था। जब लेफ्ट की सरकार थी तो लाइब्रेरी की मरम्मत होती थी, लेकिन जब से ममता दीदी की सरकार आई है हालत खराब हो गई इसकी। अब तो जब जाओ लाइब्रेरी बंद मिलती है और सामने गंदगी रहती है। इसके रखरखाव के लिए कई बार सरकारी विभागों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन बंगाली अस्मिता की बात करने वाली सरकार ने कुछ नहीं किया है। हो सकता है कि इस विवाद के बाद इस विरासत को सम्मान और ध्यान मिले। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बंकिम दा का परिवार क्या कह रहा है। वाली को याद दिला दिया कि बंकिम कौन है, बंकिम क्या है, बंकिम के अंदर क्या थे, बंकिम क्या किया था। वैसे भी हम चाहते हैं, इंडिया गवर्नमेंट के पास मेरा अर्जी है, कम से कम बंकिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बंकिम के नाम पे रास्ता कहाँ है रास्ता, रविंद्रनाथ के नाम पे रास्ता है, नजरुल के नाम पे रास्ता है, आपका विद्यासागर के नाम पे रास्ता है, बंकिम चंद्र के नाम में कोई रास्ता है, कोई रोड है। हमारा परिवार की तरफ से नमन करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को। बंगाल के ऊपर मेरा कोई दुख, कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, चाह नहीं। और आइए बात बंकिम दा की, वंदे मातरम की। असदुद्दीन ओवैसी वंदे मातरम पर बोल रहे हैं, सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं। को खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसका लिटररी जायंट बता रहे ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभापति महोदया। ओवैसी को
और इस बीच आपको बताऊं बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जापान से आ रही है। जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए और बहुत तीव्रता के भूकंप के झटके जापान में महसूस किए गए हैं। उत्तर पूर्वी तट पर भूकंप के झटके 7.6 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र आओमोरी तट से 80 किलोमीटर दूर है। तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। सीसीटीवी लगा है, देखिए कैमरा हिल रहा है, जमीन हिल रही है। और सुनामी का भी अलर्ट जारी किया है जापान में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आज की एक और बड़ी खबर है। एक मंदिर के लिए F-16 फाइटर उतार दिया गया और एयर स्ट्राइक शुरू हो गई। थाईलैंड कंबोडिया में मंदिर पर लड़ाई शुरू हो गई है। पहली बार आप सुन रहे होंगे मंदिर के नाम पर। यह शिव जी का मंदिर है, 900 साल पुराना शिव मंदिर। इस मंदिर के लिए F-16 फाइटर उतार दिया थाईलैंड ने। अगली तस्वीर देखिए। थाईलैंड का कंबोडिया पर हमला है। सोचिए जरा, शिव मंदिर के लिए लड़ाई हो रही है, फाइटर उतार दिए गए, जंग के मैदान बन गए। दो देश थाईलैंड और कंबोडिया आमने सामने हैं कि मंदिर किसका होगा। और इसके बाद देखिए जरा, यह तस्वीर कुछ इस तरह से एयर स्ट्राइक की है थाईलैंड ने। और सोचिए, अमेरिकी F-16 फाइटर से हमला किया है कंबोडिया पर। ये सारी लड़ाई मंदिर पर अधिकार के लिए हो रही है। और देखिए जरा, इसके बाद लोगों में डर दहशत है। देखिए, लोगों ने भागना शुरू कर दिया है, अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है। लड़ाई शिव मंदिर पर अधिकार के लिए हो रही है। लोगों ने अपनी गाड़ियां उठाई, अपना सामान उठाया, अपना घर बार सब छोड़ दिया। बच्चों के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। लोग इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, जुलाई में भी इसी शिव मंदिर के लिए कंबोडिया और थाईलैंड में लड़ाई हो गई थी। और मंदिर के नाम पर जो लड़ाई है, इसे रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आगे आए थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया को बिठाया और इन दोनों के बीच शांति करवाई थी कि अब दोनों नहीं लड़ेंगे। और ट्रंप कह चुके थे मुझे नोबेल मिले, नोबेल नहीं मिला। फीफा का शांति भी मिल गया पिछले दिनों। Medal for you that you can wear everywhere you want to go. Right now. Okay, let me hold. Fantastic, excellent, a beautiful medal. ट्रंप को शांति पुरस्कार मिला था जंगे रुकवाने के लिए, लेकिन जंग फिर शुरू हो गई। Right now. Okay, let me hold. Fantastic. Excellent. Beautiful. शिव मंदिर को लेकर एक बार फिर दो देशों में जंग छिड़ गई है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 लड़ाकू विमान से हवाई हमला बोल दिया। जुलाई में भी दोनों देशों में शिव मंदिर को लेकर लड़ाई हुई थी।
कई दिनों तक चले तनाव के बाद ट्रंप ने सीजफायर कराया, लेकिन एक बार फिर दोनों देशों में मंदिर को लेकर पुरानी लड़ाई तेज हो गई है। इस लड़ाई से ट्रंप की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। अब आइए आपको बताऊं, दरअसल ये मंदिर है कहां पर जिसको लेकर लड़ाई हो रही है। मैप आप देख रहे हैं, ये जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है। दोनों का बॉर्डर आपको दिख रहा है। इसी बॉर्डर पर है प्री विहियर शिव मंदिर, और इसी मंदिर को लेकर यह लड़ाई हो रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है वो मंदिर। इसी मंदिर के लिए F-16 फाइटर से हमला कर दिया थाईलैंड ने कंबोडिया पर। अब आपको बताऊं, आखिर इस हमले में जानमाल का नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि दुनिया की यह पहली लड़ाई आप देख रहे हैं जो एक मंदिर के लिए हो रही है, और वो भी जंग का मैदान बन गया। ये वही मंदिर देख रहे हैं आप। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर हिंसक झड़प हो रही। F-16 विमानों से थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक किए। कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 लड़ाकू विमानों से हमला हुआ। थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य अड्डे पर एयर स्ट्राइक की। हवाई हमलों में एक सैनिक के मारे जाने की भी खबर है। इस हमले में 4 जवान घायल हो गए। हमला कंबोडिया के एक कसीनो की बिल्डिंग पर हुआ, जिसे कंबोडियाई सैनिकों ने अपने अड्डे में तब्दील कर रखा था। दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में पलायन शुरू हो गया। हमले के डर से लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमले का आरोप लगाया, और कंबोडिया पर थाई आर्मी की चौकियों पर हमले का आरोप है। कंबोडिया के टैंक और रॉकेट लॉन्चर की मूवमेंट देखी गई है। ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार मिलने के 24 घंटे के अंदर फिर यह खूनी झड़प हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ही सीजफायर करवाया, और जुलाई महीने में दोनों देशों के बीच इस तरह की जंग हुई। थाईलैंड ने 100 से ज्यादा कंबोडियाई सैनिक मार गिराने का दावा किया है। कंबोडिया ने 21 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी, और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। इसके बाद ट्रंप ने सीजफायर की कोशिश शुरू कर दी थी, और ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ही इनके बीच शांति आई थी। 1.5 महीने बाद फिर समझौता टूट गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है थाईलैंड आर्मी और विदेश मंत्री। कंबोडिया की तरफ से तड़के सुबह कई जगहों पर फायरिंग की गई। थाईलैंड ने उन हमलों को करारा जवाब दिया जहां से हमले किए जा रहे थे। उन ठिकानों को हमने निशाना बनाया। थाईलैंड सरकार का उद्देश्य हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है। जब तक ये उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। और आइए अब आपको इस लड़ाई के पीछे जो मंदिर है उसकी दिलचस्प कहानी बताता हूं। यह शिव जी का कौन सा मंदिर है, कैसे मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर पहुंच गया है। यह है वो मंदिर। इस मंदिर की ही लड़ाई है। 900 साल पुराना शिव मंदिर है ये। इसी मंदिर की पर अधिकार के लिए बम, गोले, बारूद और रॉकेट और मिसाइल दागी जा रही। अब आपको बताऊं, थाईलैंड कंबोडिया में इसी मंदिर को लेकर विवाद है। 900 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर सालों से टकराव है। ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे रहे। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर यह मंदिर मौजूद है, जिसे प्री विहियर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में भी शामिल है। भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। कंबोडिया के खमेर साम्राज्य के राजाओं ने इसका निर्माण कराया। बॉर्डर पर विवादित मंदिर होने की वजह से दोनों देशों में टकराव होता है। थाईलैंड और कंबोडिया के सैनिक पेट्रोलिंग के वक्त जब यहां आते हैं दोनों तरफ, तब झगड़ जाते हैं, जिसके चलते समय समय पर सैन्य टकराव की स्थिति बन जाती है। पिछले 100 सालों से इस मंदिर को लेकर दोनों देशों में लड़ाई है। दरअसल 1907 के एक नक्शे ने इस मंदिर विवाद को और बढ़ा दिया। तब फ्रांस ने इस मंदिर का एक नक्शा बनाया था। मंदिर को कंबोडिया की सीमा के अंदर रखा गया था। थाईलैंड ने उस समय इस नक्शे पर कोई आपत्ति नहीं की। यही फैसला कुछ सालों बाद दोनों देशों के लिए समस्या बन गया। यह था अब जंग की वजह। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको लिए चलता हूं गोवा, जहां नाइट क्लब में आग लगने से 25 जानें चली गई। आपको बताऊं, अग्निकांड पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। तस्वीर देखिए जरा। कल मैंने आपको दिखाया था नाइट क्लब में भीषण आग लगी, और आग इतनी भीषण थी जिसने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन आग की एक नई तस्वीर आई है जो बता रही है भयावहता क्या थी आग की। ये देखिए, जब आग लगनी शुरू हुई उसके बाद कैसे पूरे नाइट क्लब में आग फैली।
तस्वीर आप देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था इसी जगह पर जो डांसर थी वो डांस कर रही थी, यहीं से आग लगनी शुरू हुई थी। उसके बाद देखिए जरा। आइए अब जो नई तस्वीरें आई हैं आपको रेस्टोरेंट के अंदर लिए चलता हूं। इस आग लगने के बाद वहां फायर ब्रिगेड पहुंची, फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया है। अंदर की तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भीषण और भयावह आग थी। इस नाइट क्लब के जो मालिक है उसने पोस्ट किया है, मालिक ने पोस्ट किया और अफसोस भी जताया है और मालिक ने कहा कि वो लोगों की मदद को भी तैयार है। आग कैसे लगी, सवाल ये आपको बताऊं। गोवा में हुए अग्निकांड की शुरुआती जानकारी जो मिली, कहा गया कि सिलेंडर फटा इसलिए आग लगी, लेकिन अब इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। शनिवार रात को नाइट क्लब में आग से 25 मौतें हुई थी। इसमें ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। आग कहा गया इलेक्ट्रिक पटाखों से शुरू हुई, जो लकड़ी की छत थी। दरअसल लकड़ी की छत होने की वजह से आग ने तेजी पकड़ ली। पूरे क्लब में लकड़ी की सीलिंग थी, जिसकी वजह से आग फैलती चली गई और फिर कुछ देर बाद पूरा नाइट क्लब जलकर राख हो गया। क्लब में प्रवेश और निकास के लिए सिर्फ एक ही गेट बनाया गया था। इसकी वजह से आग लगने पर भीड़ एक ही जगह पर फंस गई। आने जाने के लिए रास्ता संकरा होने से भी ज्यादा लोग निकल नहीं पाए। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर नाइट क्लब का स्टाफ है। जिन 25 लोगों की मौत हुई है उनमें 8 राज्यों के लोग शामिल हैं। अलग अलग राज्यों के लोग हैं। क्लब के 2 मालिकों सौरभ और गौरव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। इस अग्निकांड को लेकर चीफ मैनेजर समेत अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने क्लब का दौरा करते हुए जांच के आदेश दे दिए। सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको दिखाऊं कि आखिर झारखंड के बहुत से लोग थे जिनके शव जो हैं उनके घर तक पहुंचे हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा। लोग जो नाइट क्लब में काम करते थे उनके शव पहुंचाए गए। देखिए जरा, अब मैप के जरिए मैं आपको दिखाऊं इस नाइट क्लब में कहां कहां के लोग मौजूद थे जो दूसरे राज्यों से आकर काम कर रहे थे। देखिए 3 लोग झारखंड के थे जो कर्मचारी थे नाइट क्लब के, उनकी मौत हो गई है। 4 पर्यटक थे दिल्ली से, उनकी मौत हो गई है। उत्तराखंड के 4 कर्मचारी थे नाइट क्लब में, वो भी जलकर उनकी मौत हुई। 3 काम करने वाले महाराष्ट्र के थे, उनकी भी जान गई है। और असम के भी 2 कर्मचारी थे। इसके अलावा कर्नाटक का एक पर्यटक था, वो भी आग की चपेट में आ गया। कुल 25 लोगों की मौत हुई है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो लोग, वो परिजन जो झारखंड में रहने वाले थे और गोवा में काम कर रहे थे और उनकी मौत हो गई। सुनिए। तो बहुत दुखद है। तब क्या कि इसके लिए राज्य सरकार को भी मजदूरों के लिए कुछ कार्य योजना बनानी चाहिए कि यहाँ के हमारे मजदूर बाहर पलायन ना करें। अब रही बात ऐसे पीड़ित परिवार के लोगों को पूरे स्तर से राज्य सरकार को भी इस पर इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत दुखद घटना है कि बच्चा 18 वर्ष और 21 वर्ष का अंदर में ये लोग ऐसा घटना घट चुका, तो बहुत दुखी है हम लोग दोनों गांव में। मेरा भी यही कहना है कि सरकार से निवेदन करती हूँ मैं भी कि गरीब परिवार से है, बिलोंग करते हैं, माँ बाप भी बेरोजगार हैं, ये लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी डिपेंडेंट फैमिलीज के मेंबर्स है 50,000 की मुआवजा राशि जारी है। और जैसे ही उनका पेपर पूरा करेक्टेड हो जाएगा, क्लैरिफाइड हो जाएगा, तो हम लोग 1 लाख रुपए तक उनको और भी सपोर्ट कर पाएंगे। और आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गोवा अग्निकांड मामले से जुड़ी ये खबर है। गोवा क्लब के दोनों मालिक विदेश भाग चुके हैं। देश छोड़कर भाग गया है गौरव और सौरभ लूथरा।
क्लब में आग के कुछ घंटे बाद ही दोनों थाईलैंड के फुकेट भागे हैं। 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो विमान से भागे। मुंबई से इंडिगो की विमान 6E1073 से भागे। दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब दिलचस्प यह है कि आम आदमी को नहीं मिल रही है इंडिगो की एयरलाइन, लेकिन ये इंडिगो से ही भागे। देखिए जरा है कौन ये है लूथरा। बिर्ज बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का मालिक सौरभ लूथरा फरार हो चुका है। सौरभ लूथरा एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर है। इंजीनियरिंग से सौरभ लूथरा रेस्टोरेंट मालिक बना। उसने तेजी से अपने रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाया है। सबसे तेजी से बढ़ते रेस्टोरेंट मालिकों में इसे गिना जाता है। लूथरा को कई उद्योग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2016 से अब तक रेस्टोरेंट और बार के लिए कई खिताब भी इसने जीते। रोमियो लेन नाइट क्लब अभी 22 शहरों में और 4 देशों में मौजूद है। फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में सौरभ लूथरा का नाम शामिल हो चुका है। साथ ही लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वो मामाज बॉय के चेयरमैन भी हैं। सौरभ लूथरा सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से इसने बीटेक ग्रेजुएट है। पहले बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में काम करता था और 2016 में नई दिल्ली में रोमियो लेन की शुरुआत की थी इसने। वेबसाइट के मुताबिक ये पब्लिक रिलेशन का मास्टर है। अपने क्लबों में स्पेशल ऑर्गेनिक कॉकटेल सर्व करता है। लूथरा के गोवा के क्लब में 2 लोगों का औसत बिल 3600 रुपए आता है और एक आदमी का खर्च 1800 रुपए बैठता है। बिर्च बाय रोमियो लेन भारत का पहला आइलैंड बार कहा जाता है और अरपोरा में बना यह क्लब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। झील का नजारा, नदी किनारे डेक, फव्वारे स्टाइल थीम में बना था। दिल्ली एनसीआर में भी रोमियो लेन के कई आलीशान आउटलेट हैं जो इसने भागने से पहले बंद कर दिए। गोवा में लग्जरी पार्टी करने वालों के लिए यह टॉप स्पॉट हुआ करता था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है पवन सिंह से जुड़ी कि कैसे लॉरेंस की धमकी और एक मंच पर सलमान और पवन। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने पवन सिंह को धमकी दी थी कि सलमान खान के साथ मंच पर मत आ जाना वरना सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल होगा। जरा पवन सिंह से कहा था सलमान के मंच पर मत जाना और बाकायदा ये व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें ये धमकी दी जा रही है। देखिए लिखा क्या है, ऊपर लॉरेंस की तस्वीर है, लिखा है पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठा है, आज से उसका उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखिए जरा लॉरेंस पवन सिंह से क्या कह रहे हैं और इस धमकी में क्या कहा गया है। 6 दिसंबर की रात 10 बजे धमकी भरा कॉल आया और पवन सिंह की टीम के सदस्य प्रियांशु को यह कॉल आया था। पहले उसके मोबाइल नंबर पर कॉल आया, इसके बाद व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा कॉल आया, इसके बाद उस नंबर पर लगातार मैसेज आने शुरू हो गए। कॉलर ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। धमकी देने वाले ने अपना नाम बबलू बताया। उसने कहा पवन सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कॉलर को कहा गया कि तुम गलत नंबर पर कॉल कर रहे हो, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। फोन पर लगातार धमकियां देनी शुरू कर दी उसने। इसके बाद एक दूसरे नंबर से भी कॉल आया। इसमें 15 से 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करने की धमकी दी। पवन सिंह को सलमान के साथ मंच शेयर नहीं करने की धमकी दी। इसके बावजूद पवन सिंह अपने अंदाज में बिग बॉस पहुंच गए। सलमान खान के साथ पवन सिंह ने भी स्टेज शेयर किया, साथ ही अपने भोजपुरी हिट गाने के साथ डांस भी किया। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की तरह हाल करने की चेतावनी दी गई थी उन्हें। धमकी मिलने के बाद पवन सिंह की टीम ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी और पवन सिंह की टीम ने अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। पवन सिंह को सिक्योरिटी बढ़ाई जा चुकी है उनकी। पवन सिंह के साथ अब खास सुरक्षा रहती है। पवन सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। धमकियां पवन सिंह को मिली, उसके बाद से उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा तय की जाती है। दरअसल वाई सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। इसमें सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के बहुत ट्रेंड कमांडो शामिल होते हैं। इनमें 2 से 4 कमांडो सुरक्षा में शामिल किए जाते हैं। 2 निजी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल होते हैं। पवन सिंह को एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी मिला हुआ है जो पवन सिंह की यात्रा के दौरान साथ यात्रा करता है।
जवान सुरक्षा में AK-47 इंसास राइफल्स के साथ तैनात होते हैं। साथ ही 24 घंटे शिफ्ट में जवान तैनात रहते हैं। 1 से 2 एस्कॉर्ट वाहन भी शामिल होते हैं और धमकी के बाद पवन सिंह के आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिनाले के दौरान उनके लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे। पवन सिंह का फैन बेस भोजपुरी बेल्ट में जबरदस्त है। पवन सिंह के गानों की वजह से उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और लेकिन हाल की कई घटनाओं से पवन सिंह पर खतरा बढ़ गया है, तो पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर और आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान में आकर क्यों हंगामा हो रहा है? क्या हिंदुस्तान के साथ मिलेगा सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है? पहले तस्वीर देखिए। असीम मुनीर CDF बनने के बाद, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बनने के बाद असीम मुनीर ने बड़ी बैठक ली है। देखिए जरा, सेना के अधिकारियों के साथ असीम मुनीर की यह बैठक है। असीम मुनीर लंबे वक्त से गायब चल रहे थे। कहा गया उनके लेटर पर साइन नहीं हुआ है, उनकी पदोन्नति नहीं हुई है, लेकिन इस बीच लेटर भी साइन हो गया और वो CDF भी बन गए हैं और मीटिंग की है उन्होंने। अब देखिए जरा, क्या पाकिस्तान के हाथ से सिंध निकल जाएगा? उससे पहले मैं आपको नक्शा दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं मैप, ये देखिए पाकिस्तान और ये सिंध का हिस्सा है, और सिंध अगर अलग हो गया तो ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। और आखिर सिंध में ये हंगामा क्यों हो रहा है, ये मैं आपको बताऊं। सिंध में बवाल हो रहा है, उसके पीछे वजह है सिंध में पाक से अलग होने की मांग लंबे वक्त से उठ रही है। आक्रोश के पीछे सिंध के प्रति पाकिस्तान का भेदभाव है, क्योंकि पाक पर आरोप है कि वो सिंध की अनदेखी करता है। वजह है सरकार और सेना में पाक के पंजाब सूबे का दबदबा। आरोप है कि सिंध को उसके हिस्से का पानी तक नहीं मिलता है, इसलिए कुछ महीनों पहले हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। इस बार जब कराची में सिंध कल्चर डे रैली निकाली जा रही थी, तो सिंध संस्कृति को बढ़ाने दिसंबर के पहले रविवार को निकलते हैं लोग संस्कृति के बढ़ावे के लिए। और इसी रैली में जब लोग जा रहे थे तो हंगामा और बवाल शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अचानक रूट बदलने को कहा। इस निर्देश ने रैली में शामिल लोगों को आक्रोशित कर दिया। भीड़ हिंसक हुई। कराची पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया। डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई और भीड़ ने भी पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ और चक्का जाम कर दिया। 2023 की जनगणना में सिंध की जनसंख्या 5,57,00,000 थी, जिसमें करीब 5 करोड़ मुस्लिम हैं और 50 लाख हिंदू हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 95% हिंदू सिंध में रहते हैं। सिंध की संस्कृति एक समृद्ध और प्राचीन विरासत है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी है। इसलिए सिंध के लोग भी भारत में मिलना चाहते हैं, और यही बात पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही थी। कहा था सिंध में हालात ऐसे हैं कि वो भारत में मिल सकता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रक्षा मंत्री। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। खास फोकस कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द होता है, लेकिन जिंदगी में हार जीत और कामयाबी के बीच फर्क इसी फोकस से तय हो जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जिंदगी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। मिल्खा सिंह साहब को जिंदगी ने बहुत जख्म दिए। विभाजन के दौरान माता पिता की हत्या हो गई, दिल्ली में शरणार्थी शिविर में रहे, जूते पॉलिश किया, लेकिन बचपन से ही फोकस था कि सेना में भर्ती होना है। 3 कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन मिल्खा सिंह साहब ने हार नहीं मानी। आखिर सेना में उन्हें जगह और दौड़ने का जिम्मा मिला। उसी दिन मिल्खा सिंह ने तय किया कि वो इसमें चैंपियन बनेंगे और भारत के झंडे वाला ब्लेजर हासिल करेंगे। फोकस साफ था, तो उसके लिए मिल्खा साहब ने जी तोड़ मेहनत की। जूते नहीं होते थे, बिना जूते के ही दौड़ लगा देते थे। ट्रैक पर रेस का वो इतना अभ्यास करते थे कि उनके पसीने से मग भर जाया करता था, और बाद में बाल्टी धीरे धीरे उन्हें विदेश भी भारत के लिए दौड़ने का मौका मिलने लगा। विदेश में कामयाबी मिलती गई तो बाहर की चकाचौंध ने अपनी ओर उन्हें खींचा। ध्यान हटा, रेस हारे, फिर खुद को चांटा मारकर फोकस किया। मिल्खा सिंह साहब ने जिंदगी की 80 में से 77 रेस जीती। ओलंपिक में सेकंड के छोटे से हिस्से से वो मेडल से चूक गए, लेकिन कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने।
नंगे पैर दौड़कर भी रेसिंग के शहंशाह मिल्खा सिंह ने एक बड़ा फंडा दिया कि जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस लक्ष्य के प्रति जुनून, मेहनत और फोकस होना चाहिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।